मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। अ, आज हम पढ़ेंगे सिंगल स्टेज और एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन। डिप्लोमा के सिलेबस में इतना ही है, बट हम और भी रिमेनिंग टॉपिक जो हैं मल्टीपल एक्सट्रैक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन से, जैसे काउंट है, करंट है, ट्रांसफर्स है, वो हम पढ़ाएंगे बीटेक के लिए। और वो डिप्लोमा जो कंपटीशन एग्जाम में भी कभी कभी आ जाते हैं, तो इसलिए हम उसको पूरा कवर करेंगे। फिलहाल का आज का टॉपिक है सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन। सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई फीड होगी और हम सॉल्वेंट को मिलाएंगे उसमें, और मिलाने के लिए, मिक्स करने के लिए हम एक मिक्सर यूज करेंगे और एक हम सेटलर यूज करेंगे। यानी मिक्सिंग हो जाएगी, फिर हम सेटलर में डालेंगे और सेटलर में दो फेज बन जाएंगी। लाइटर फेज होगी ऊपर बनेगी, जिसको हम एक्सट्रैक्शन कहेंगे नॉर्मली, और जो हैवी फेज होगी वो नीचे रहेगी, उसको हम रेफिनेट कहेंगे। तो इस तरीके से एक सिस्टम बन जाएगा, एक पैकेट बन जाएगा मिक्सर और शटर का। तो इस पूरे अगर कहीं पर एक पैकेट बनता है, यानी एक मिक्सर एक शटर कॉम्बिनेशन बनता है, दैट इज कॉल्ड सिंगल स्टेज ऑपरेशन। अगर हमारे पास एक पैकेट है, एक सिंगल ऑपरेशन वन टाइप का, दो हैं तो टू स्टेज ऑपरेशन, तीन है तो थ्री स्टेज ऑपरेशन। अच्छा, अगर हम बात करें अगर हम बात करें यार्न इंडस्ट्री में, जहाँ पर हाई क्वालिटी का धागा बनता है, वहाँ पर इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बैटरी कहते हैं। तो हम इसको बैटरी कह सकते हैं। जैसे एक मिक्सर है, एक सेटर कॉम्बिनेशन हो गया तो उसको वन बैटरी कहते हैं। ऐसे ही अगर हम इसमें कुछ और भी होता है तो उसमें होंगे भी कुछ, पंप का सेट होगा और मिक्सर होगा, सेटर होगा, फिर डिस्टिलर सिस्टम होगा। तो डिस्टिलर सिस्टम एक अलग हो गया, क्योंकि अगर हमारे पास कई स्टेज होंगे तो फिर डिस्टिलेशन लास्ट में होगा, तो डिस्टिलेशन तो कॉमन होगा। बट मेनली क्या है कि मिक्सर और सेटलर, इनका कॉम्बिनेशन, अगर दो पंप हैं तो उनका कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड वन पैकेट, या फिर बैटरी, या फिर एक स्टेज। हम सिंपली बात कर रहे हैं स्टेज के बारे में, तो स्टेज के बारे में बात करें। चलिए, तो सभी लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे, हमने टाइम कितना भी लिया हो बट कहीं क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। और यही हमारे जो हमारा जो कंटेंट है, इसकी खूबसूरती है। आप देखते हो कोई भी एग्जाम किसी भी कंपटीशन का होता है तो वहाँ पर आप देखते हो कि एक भी क्वेश्चन हमारे पढ़ाई से बाहर नहीं आता है, हमारे लेक्चर से बाहर नहीं आता है। हमारा कंटेंट पढ़ने के बाद ओपी गुप्ता आप पूरा कर सकते हो, कंप्लीट, है ना। चलिए, डेली हेडिंग, सिंगल स्टेज ऑपरेशन। सिंगल स्टेज ऑपरेशन में क्या करते हैं, अब उसको फिगर समझिए। हमारे पास सिंपली हमारे पास एक मिक्सर है, ऐसा एक मिक्सर है। ये लगा एजिटेटर, ये इसको मिक्स करने का काम करता है। हम यहाँ पर एक फीड स्ट्रीम डालेंगे जिसे हम कैपिटल एफ कहेंगे, और हम यहाँ पर डालेंगे सॉल्वेंट स्ट्रीम, जिसको हम एस कहेंगे, एस फॉर सॉल्वेंट। सॉल्यूट सी, और जो फीड होता है आपको मालूम, फीड ए प्लस सी का मिक्सचर होता है, यानी इसमें ए होगा और सी होगा, इन दोनों मिक्सचर होगा। तो इसमें जो सी है, सॉल्यूट है, उसका कितना कंपोजिशन है, तो हम बोलेंगे एक्सअप। एक्सअप लिख लो, एक्सअप इज द कंसंट्रेशन, द कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट इन फीड, मास परसेंटेज में, सभी मास परसेंटेज में होंगे, ठीक है। और जो हमने क्वाड्रेटिक ट्रायंगल बनाया था वो भी सब, उसमें परसेंटेज भी मास परसेंटेज थे, ओके, याद रखिएगा। ऐसे सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट को हम वाई एस से दिखाएंगे। वाई एस क्या है, कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट।
एक क्वेश्चन कह रहा है सर इसमें कंपोजिशन क्यों होगा, इसमें जीरो होगा सर, सॉल्वेंट तो प्योर होता है। बिल्कुल बात सही है आपकी कि सॉल्वेंट प्योर होता है, बट हम एक बार सॉल्वेंट यूज करते हैं, फिर हम डिस्टिलेशन उसको रिकवर करते हैं, और जो रिकवर करते हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट में उसमें ए और सी रह ही जाता है, तो प्योर नहीं होता। तो बहुत ही कम कंपोजिशन हो, बट होता जरूर है। इसलिए जो भी है अमाउंट उसका 5%, 2%, दैट इज बाइस। अगर 5% है तो बाइस की वैल्यू 0.05 है, अगर 3% है तो बाई की वैल्यू 0.03 है। तो भैया ये तो मिक्सर होता है, इसमें हम बात करें सिंगल स्टेज की। फिर इसमें क्या होता है कि पूरा जो कंटेंट निकलता है वो जाता है सेटलर में, ठीक, सेटलर में। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, जो निकलेगा वो इनका मिक्सचर होगा। तो मिक्सचर होगा जो हम एफ के जी पर आवर जा रहा है और एस के जी पर आवर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा मिक्सचर। उसको एम से रिप्रेजेंट किया है, यानी एम का मतलब है एफ प्लस एस, ठीक। अगर एफ में कुछ ना कुछ कंपोजिशन है सॉल्यूट का, और सॉल्वेंट में या कुछ ना कुछ कंपोजिशन सॉल्यूट का, अगर आपने एमईबी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है जरूर पढ़ लीजिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और अगर अब हम जो मिक्सचर बनाएंगे हम, तो मिक्सचर में कोई ना कोई कंपोजिशन तो होगा ना सॉल्यूट का, तो हम बोलेंगे एक्सम। एक्सम इज द कंपोजिशन और वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन मिक्सचर। चलिए, फिलहाल एक हम जाता है सेटलर में, और सेटलर में जाने पर क्या करता है, दो फेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दो फेज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऊपर जो फेज मिलती है वो लाइटर फेज होती है, और नीचे जो मिलती है वो हैवियर फेज होती है। हैवियर फेज, ठीक। ऊपर जो मिलती है लाइटर फेज, ठीक। ऊपर फेज मिलती है वो लाइटर होती है, ये बात सही है। नीचे जो होती है वो हैवियर होती है, ये वाली बात सही है। बट ऊपर की हमेशा एस्ट्रक्ट होती है, ये वाली बात सही नहीं है, ठीक। एस्ट्रक्ट और हैवियर हमने ये अपनी सहूलियत के लिए माना हुआ है। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग हमने यहाँ पर एक लिया है, एब्स्ट्रैक्ट फेज वो फेज है जिसमें सोल्यूट हमारा ज़्यादा कम, सोल्यूट ज़्यादा कंपोजिशन में होता है, ये बात भी सही है। और नंबर दो, सॉल्वेंट ज़्यादा कंपोजिशन में होता है, ये मोर एक्यूरेट है। अगर हमसे बोला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फेज, तो आप बोलो इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा कंपोजिशन में होता है, इसमें सॉल्वेंट रिच फेज होती है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक। चलिए, तो लाइटर होता है और हैवियर फेज नीचे मिलती है। तो लैटरल फेज को हम अपनी इस पढ़ाई में हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट फेज, उसको वाई ई से, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस एब्स्ट्रैक्ट फेज में जो कंपोजिशन होगा सॉल्यूट का, उसको हम बाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिए, एब्स्ट्रैक्ट में कंपोजिशन को हमेशा हम बाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और रेफिनेट में एक्स रिप्रेजेंट करेंगे। जे नोटेशन फिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक। नीचे है रेफिनेट, और उसमें कंपोजिशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। और क्योंकि ए आर में है इसलिए एक्स आर कह दिया हमने। एक्स आर का मतलब है कंपोजिशन ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट इन रेफिनेट फेज। हमने एक्स इसलिए लिया है क्योंकि रेफिनेट है, मतलब रेफिनेट है, और वाई हमने ऊपर इसलिए लिया है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक। तो फिलहाल फिर हम क्या करेंगे बाद में, वही आगे हम इसको डिस्टिल करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्वेंट है उसको रिकवर करेंगे, और सी है उसको अलग करेंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा सी। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा ए जो है ज़्यादा मात्रा में होगा उसको रिकवर करेंगे, और जो बी होगा उसको रिकवर करेंगे। जो बी है और ए वाला बी इन दोनों को मिला देंगे और दोबारा से भेज देंगे कहाँ पर, मिक्सर में, ठीक। यहाँ पर ये बी जो एस के जी बराबर जा रहा है, फ्लूइड दिखा रहा हूँ सॉल्वेंट का, वो क्या बी है एक्चुअली। 95%, 97% वो बी है, राइट। चलिए, ये थी कहानी पूरी सिंगल स्टेज ऑपरेशन की, आपने समझी। अब इसमें हम क्या करेंगे, मास बैलेंस करेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक। लिखो, टेक इन मटेरियल बैलेंस, मटेरियल बैलेंस लेने पर टेक इन मटेरियल बैलेंस, मटेरियल बैलेंस में हम देखेंगे कि फीड हमारी
एफ है प्लस एस है, बन रहा है एम। ठीक, एम बन रहा है। इक्वेशन नंबर 1 इसको बोलेंगे ओवरऑल मटेरियल बैलेंस। अगर हम सॉल्यूट का कंपोनेंट बैलेंस करेंगे तो एफ में कितना है सॉल्यूट, तो आप बोलोगे एक्स एफ, प्लस एस में कितना है तो आप कहोगे सर इसमें वाई एस है। एम एम को हम क्या कर सकते हैं, अब इधर एम है, एम एम में कितना है तो आप बोलोगे सर इसमें एक्सम है। ठीक, एम को हम एफ प्लस एस भी कह सकते हैं। ऐसा हम क्यों चेंज कर रहे हैं, जिससे कि हम एफ और एस का रेशियो निकाल सकें। ठीक है, क्वेश्चन बन के आ गई आपके सामने, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। आपको एफ अपॉन एस चाहिए। अगर आपको एफ अपॉन एस चाहिए, अच्छा यहां से देखो, इस तरह रिलेशन से देखो, यहां से आप एक्सम निकाल सकते हो, एक्सम एक्सम निकाल सकते हो, एफ इंटू एक्स एफ प्लस एस इंटू बाई एस बटे एफ प्लस एस। अगर आपको एक्सम चाहिए, एक्सम नहीं मालूम है तो एक्चुअली मालूम भी नहीं होगा। आपने कितना फीड किया है एफ आपको मालूम हो सकता है, एस आपको मालूम हो सकता है, इसमें आप फीड में कितना है कंपोजिशन आपको मालूम हो सकता है, और एस में कितना है वो भी आपको मालूम हो सकता है। बट हम मिलाएंगे फिर कितना बनेगा आपको नहीं मालूम, तो हम यहाँ से निकालेंगे। राइट, इस फार्मूले से सिंपली आप निकाल सकते हो। अभी हम जब आपको ग्राफ बनवाएंगे तब पूछेंगे तो आप बताना कि यहाँ से कैसे निकालोगे। फिलहाल इस आगे हम रिलेशन का यूज कर रहे हैं इन दोनों का, और इनसे हम क्या कर रहे हैं, एफ अपॉन एस निकाल रहे हैं। तो एफ के लिए हम एक्स एफ हम इधर घटा के लाएंगे तो ये एक्सम हो जाएगा, एस के लिए ये एक्सम माइनस बाई एस। अब आप निकाल सकते हो एफ अपॉन एस की वैल्यू, तो ये हो जाएगी एक्सम बाई एस एक्स एफ एक्सम। ध्यान रखिएगा इस सेकेंड हमारा रिजल्ट निकल के आता है। तो यहां से यहां तक तो बात सही है, बट जिस तरीके से मैंने एफ प्लस एस इक्व टू एम लिखा है, तो एम भी तो आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। अरे मान लो एम अगर 50 kg बराबर जा रहा है तो ई और आर में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। अगर ई हमारा 30 kg बराबर है तो बचा हुआ आर जो है 20 kg बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ ही तो है, एडिशन ही तो है एम। चलिए अगेन हम ओवरऑल मटेरियल बैलेंस लेते हैं फॉर द पर्पज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई अपॉन आर। ठीक, ई अपॉन आर निकालने के लिए अगेन हम मटेरियल बैलेंस लेते हैं ओवरऑल। तो m इक्व टू आर प्लस एस या फिर ई प्लस एस। ठीक, वो सॉरी ई प्लस आर, इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसको। अब आप इसी में मटेरियल बैलेंस लो, किसका, सॉल्यूट का। तो m इंटू एक्सम, ई में कितना है बाई ई, आर में कितना है एक्स आर। देखिए कितना हो गया, जो इधर m इंटू एक्सम लिखा हुआ है इसमें आप इक्वेशन नंबर 3 से ई प्लस आर इंटू एक्सम कर सकते हो, बाई ई प्लस आर इंटू एक्स आर इक्व टू ई इंटू एक्सम प्लस आर इंटू एक्सम। अगर आपको ई अपॉन आर चाहिए तो ध्यान दो, ई की वैल्यू निकालने के लिए बाई ई माइनस एक्सम यहाँ आ जाएगा, आर में एक्सम माइनस एक्स आर यहाँ आ जाएगा। यू कैन फाइंड ई अपॉन आर। ई अपॉन आर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, एक्सम माइनस एक्स आर अपॉन बाई ई माइनस एक्सम। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन आ गया, ई अपॉन आर दिस। अच्छा, यहां से भी आप निकाल सकते हो एक्सम। अगर आपको एक्सम ई अपॉन आर रिलेशन निकालना है, यू कैन फाइंड आउट।
दिस, यहां से निकाल सकते हो। तो E इंटू बाई ई प्लस आर इंटू एक्स आर अपॉन ई प्लस आर। आप इस रिलेशन से भी एक्सम निकाल सकते हो। फिलहाल आपने ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद कुछ गिने चुने पॉइंट निकाले। आपने सबसे पहले एफ अपॉन एस निकाला और आपने बोला कि सर इसमें जो एफ अपॉन एस है, एफ अपॉन एस है वो एक्सम एक्सम माइनस वाई एस अपॉन एक्स एफ माइनस एक्सम, पहला रिलेशन आपने निकाला। यहाँ पर आपने ये भी कहा कि सर अगर मुझे एक्सम निकालना है, मिक्सचर मतलब कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट इन मिक्सचर में निकालनी है, जो कि जो मिक्सचर है उसके बाद जो निकलता है वो मिक्सचर है, उसमें निकालना है। तो आप एफ इंटू एक्स एफ प्लस एस इंटू वाई एस बटे बटे एफ प्लस एस। आपने बोला सर यहाँ से हम एक्सम निकाल सकते हैं। दूसरा आपने ई अपॉन आर का रिलेशन निकाला। जब आपने ई अपॉन आर निकाला तो आपने कहा कि एक्सम माइनस एक्स आर फिर वाई ई माइनस एक्सम, ये बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन आपने निकाला। साथ में फिर आपने बोला कि अगर मुझे एक्सम निकालना है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ई बाई ई आर एक्स आर बटे ई प्लस आर। टोटल 4 रिलेशन आए। इन 4 रिलेशन की हेल्प से मुझे कर्व बनाना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक, कर्व बनाना कैसे है वो देखिए। अब कहानी शुरू होती है कर्व की। कर्व को हम स्टेप बाय समझेंगे कि हम कैसे बनाएंगे, क्या टेक्निक है बनाने की, क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या इसको समझ नहीं पाते हैं और समझना बेहद आसान है। ये सब प्रैक्टिकल अप्रोच पे आधारित है। क्या करना है वो समझिए कि कोई भी सॉल्वेंट का सिलेक्शन हमने किया है तो उसके लिए एक कर्व है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर वी है और यहाँ पर सी है। क्योंकि ये टर्नरी मिक्सचर है तो इसका कंपोजिशन रिपेंड करने के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल सिस्टम हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। यहाँ पर 100% है ए, यहाँ पर बी 100% है और यहाँ पर सी 100% है। ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे क्या करना है कि इसके लिए ये हमारे सामने कर्व बन के आया है। ठीक, ये कर्व है। इसमें मुझे मिक्सचर कहाँ पर लेना है, ई कहाँ लेना है, आर कहाँ लेना है, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फिगर के बारे में कि भाई हमारे पास एक सेटलर हुआ करता था। इस सेटलर में हम फीड डालते थे, इसमें हम सॉल्वेंट डालते थे, यहाँ से मिक्सर निकलता था। यहाँ पर हमारे पास एस्टर फेज होती थी, यहाँ पर रेफरेंट फेज होती थी। ठीक, तो 2 फेज हुआ करती थी जो आपने देखी। जी सर।
तो हमें यहाँ पर सबसे पहले जो मिक्सचर है उसकी कहानी को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, फीड में जो था कंपोजिशन वो कितना था, तो आप बोलोगे सर इसमें था एक्सअप। सॉल्वेंट में कितना था, तो वाई एस। इसमें कितना था, तो आप बोलोगे सर इसमें था बाई ई। इसमें था एक्स आर। और मिक्सचर था एम। इसमें था एक्सएम। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिक्सर को रिप्रेजेंट करते हैं। मिक्सर का मतलब है एफ और एस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम मिक्सचर को रिप्रेजेंट करना चाहें, सेटलर को, मतलब इसको बोलते हैं मिक्सचर, मिक्सर। अब ये मिक्सर जो है, इस मिक्सर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको चाहिए, इसमें एफ निकल जा रहा है, एस जा रहा है और एम बन रहा है। ठीक, तो पहले मुझे एफ और एस के बारे में पता होना चाहिए। इस पॉइंट, इसमें ट्रायंगल में एफ और एस पॉइंट कहाँ पे आएगा ये मुझे बताना है। इसमें बताने का तरीका एक ही है, कंपोजिशन। हम आपको बोलें एफ कहाँ पे है, तो आप बोलोगे कंपोजिशन बताओ। मैं बोलूंगा इसमें एस कहाँ पे है, तो आप बोलोगे कंपोजिशन बताओ। मतलब आप ऐसा ही कुछ आंसर देने वाले हो। बात समझ गए? चलिए, मैं बोलता हूँ एफ और एस को रिप्रेजेंट करो, तो आप बोले कंपोजिशन बताओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, कंपोजिशन किसका बताना है, एफ का बताना है। एफ क्या है, फीड है। एफ क्या है, फीड है। ओके, अगर एफ फीड है, इसका मतलब सिर्फ उसमें ए होगा और सी होगा। अगर ए और सी है, इसका मतलब इस लाइन पे कहीं ना कहीं वो पॉइंट होगा। ठीक, तो जो भी कंपोजिशन है उसके आधार मालूम में निकाल लिया भैया इस पे ए वाला पॉइंट है, तो आपने कहा कि हमें एफ मिल गया। जो कंपोजिशन था, इस पॉइंट को हमने ये कंपोजिशन किसकी, एफ की है, फीड की है। तो फिर आपने कहा बी, बी के बारे में बताओ। ए, इसकी कहानी बताओ। बी मतलब सॉल्वेंट का जो फीड जा रही है वो एस। तो आपने कहा देखो ऐसा है, सॉल्वेंट जो जाता है वो अप्रोक्स प्योर होता है। वो 95% हो सकता है, 97% हो, 98 हो, 99 हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वो अप्रोक्स प्योर होगा और पूरा पूरा बी होगा। अगर वो पूरा बी होगा तो वो इस कहीं पॉइंट पे होगा आसपास, 99% तक होगा, तो हम इस पॉइंट पे उसको ले सकते हैं। तो आपने इस तरीके से बी और एफ को रिप्रेजेंट कर लिया, कर लिया। बट आपको एम जो निकला, मैंने क्या बोला, सेटर से इन हुआ, एफ एस आपने निकल, एम निकला, वो कैसे निकालोगे। हमने कहा एम बताओ, इस लाइन पे होगा एम, क्योंकि इसी का मिक्सचर है। आपको मालूम था जब हमारे पास मिक्सचर होता था, हम सेटर करते हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मिक्सिंग करते थे, तो वो क्या उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता इधर उधर, है ना। तो आपने कहा कि वो ठीक है, वो बात आपकी सही है, बट हम आपसे कह रहे हैं कि इसमें एम कहाँ पे। तो मैंने भाई बताओ कंपोजिशन। तो आपने क्या कंपोजिशन कैसे बताएं, तो मैंने बोला ये फॉर्मूला दिया है ना आपको बताने का, ध्यान रखिए, इसको समझते जाइए, ये बहुत कमाल चीज़ है, किताबों में समझ में नहीं आएगी आपको। तो ये जो एक्सम है, एक्सम क्या है, हमें रिपेंड करना है पॉइंट एम, उसके लिए चाहिए मुझे उस पर कंपोजिशन है एक्सम। एक्सम कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ये कैसे पता होगा, एफ तो आपको पता होगा, एस आपको पता होगा, एक्स आप पता होगा, बाईस पता होगा, यू कैन फाइंड इट। ठीक, तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दें, 6 कह दें, 7 कह दें, 8 कह दें, तो आप इक्वेशन नंबर 5 से, इक्वेशन नंबर 6 से पॉइंट एक्सम पता कर लोगे। और जो एक्सम होगा, मान लेता हूं वो पॉइंट यहां पर होगा। अगर एक्सम कंपोजिशन कैसे, हम भूल गए सर, आप बोलो सर हम भूल गए निकालना, तो मैंने आपको बताया था ना, ये लाइनें सब इस तरीके की होती हैं, ऐसी वाली, याद आ गया होगा, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कैसे लिखते थे। तो उनके थ्रू हम पता कर लेंगे पॉइंट टाइम कहाँ पर है। और पॉइंट टाइम जो है वो डेफिनेट इसी लाइन के बीच, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, कहीं ना कहीं होगा, मगर वो इसी लाइन पे होगा। तो इसी लाइन पे हमने निकाल लिया, इसको पॉइंट टाइम बोल दिया। ये मिक्सचर है एम। ये मिक्सचर कहाँ से बना है, एफ और बी के मिलने से बना है। तो अगर हम इस मिक्सचर को हम सेटल होने देंगे तो ये ई और आर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है मेरे प्यारे, ई और आर यहीं कहीं से बनेगा। यानी जो ई और आर है, लाइन है ई और आर, ई इधर कहीं होगा और आर इधर कहीं होगा। जो लाइन होगी वो इसी पॉइंट से होगी जाएगी। क्यों?
क्योंकि वो इसी मिक्सचर से बनी है, पहली वजह इसी मिक्सचर से बनी है, इसलिए वो होके जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे पता करेंगे कि जाएगी कैसे, कहाँ पे जाएगी, आर और ई पॉइंट लेंगे कहाँ पे, हमारे सामने क्वेश्चन है। पहला तो हमने एक बात समझ लिया कि भाई आर और ई जो होता है वो इसी कर्व पे आएगा, इधर कहीं आर आएगा, इधर कहीं ई आएगा, इतनी बात तो मैं क्लियर है। बट कहाँ पे आएगा मुझे ये क्लियर नहीं। दूसरा क्लियर हमें ये है कि वो आर और ई जो लाइन होगी वो इससे होके जाएगी। क्लियर बात। तो हमने कि आर कहाँ पे है, फिर आप बोलो ये बताओ कंपोजिशन, तो कंपोजिशन बताओ भाई। तो कंपोजिशन जो होगी एक्स आर आपको निकालना है तो एक्स आर पता करना पड़ेगा। अगर आपको आर यहां पर लिखना है तो आपको एक्स आर पता करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि सर एक्स आर तो यहां पर है, आप बोलोगे कि सर एक्स आर तो यहां पर है। अगर आपको एक्स आर मालूम है तो वो हो जाएगा पॉइंट आर। अब आपको दूसरा पता नहीं करना है, पता कर सकते हो बट आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि दो लाइनें खींचनी है आपको और दो पॉइंट आपको चाहिए सिर्फ। यहाँ शुरू करो, यहाँ पर इसे मिलाते हुए आगे बढ़ा दो, ठीक। ये पॉइंट हो जाएगा ई, ये पॉइंट हो जाएगा ई। तो इस तरीके से पूरा कर्व बन जाएगा। और ये स्टेप है, सबसे पहला स्टेप इसका क्या है कि आपको लिख लो, स्टेप लिख लो, फिर आप बोलो सर बताया नहीं आपने, लिख लो स्टेप। लिखो लोकेट पॉइंट एफ इन पॉइंट एस। पॉइंट एफ का मतलब है स्ट्रीम एफ, अमाउंट पर यूनिट टाइम कितना है वो हम बस के बारे में बात कर रहे हैं। एफ क्या है, केजी पर आवर एक्सेट्रा। तो लोकेट पॉइंट एफ एंड एस, लोकेट पॉइंट एफ एंड एस इन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर डायग्राम, या फिर किसी भी और डायग्राम में आपको रिपेंड कर सकते हो। निकाल लेना है। दूसरे पे लोकेट पॉइंट एम बाई एक्सएम, एक्सएम की वैल्यू के थ्रू आपको पॉइंट यहाँ लिख लो एम बाई एक्सएम, लोकेट पॉइंट आर बाई एक्स आर। मीट ए ज्वाइन पॉइंट आर एंड एम एंड extend it up to इक्विलिब्रियम लाइन। इक्विलिब्रियम लाइन तक बढ़ाना है आपको। अब ये लाइन जहां पर भी काटेगी इक्विलिब्रियम कर्व को, उस पॉइंट को हम ई बोलेंगे, एस्ट्रक्ट बोलेंगे, एस्ट्रक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ आर्म, द लाइन आर्म एंड इक्विलिब्रियम कर्व इज ए पॉइंट ऑफ इंडक्शन, ऐसे बोलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉल्ड ई। ज्वाइन एम एंड ई, ठीक, परफेक्ट। तो सिंपली
आपको परसेंटेज चाहिए और आप निकाल सकते हो। अगर आपको, हम ओवरऑल कह सकते हैं कि अगर आपको एक्सएफ पता है, अगर आपको एक्सएफ पता है, अगर आपको वाई एस पता है, अगर आपको वाई ई पता है, अगर आपको वाई आर पता है, वो एक्स आर, अगर एक्स आर पता है तो आप एफ एस दोनों वैल्यू निकाल सकते हो, एफ की भी एस की और एफ एफ अपॉन एस की भी, और वैसे ही ई अपॉन आर की वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरे तरीके से हम देखें तो आपको इनमें तीन वैल्यू पता है, इनमें से आपको तीन वैल्यू पता है, तो आप एफ एस इनमें से कोई एक पता हो आप निकाल सकते हो। बेसिकली क्या है, चारों वैल्यू पता होंगी आपको और एफ इनमें से पांच में से एक निकाल सकते हो, ये मतलब है। जैसे अगर एक्स एफ पता है आपको और बाई एस पता है, ये पता है, और एफ पता है आपको, तो आप एस निकाल सकते हो। चार में से तीन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, चार में से तीन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसको समझ लो दोबारा से अच्छे से। जैसे एफ पहले वाले सेक्शन में देखेंगे, आप पहले वाले सेक्शन में देखोगे, फोकस करोगे तो एफ एस एक्स एफ और वाई एस चार पैरामीटर हैं, इनमें से कोई तीन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एफ एस और एक्स एफ पता है तो आप इसको निकाल सकते हो। अगर आपको आ, अगर आपको एक्स एफ और वाई एस पता है, एस पता है बट फील्ड नहीं पता है, यू कैन सॉल्व इट। चार में से कोई तीन पता होने चाहिए। अगर एफ और एस पता है तो आप एम निकाल सकते हो, एम क्या है, एफ प्लस एस का समेशन है। ऐसे ही आर और ई ये हो गए, और वाई ई और एक्स आर ये चार हैं, इनमें से कोई तीन पता होने चाहिए। अगर ये तीन पता है तो चौथा आप निकाल सकते हो। अगर दो कंपोजिशन पता है, एक फेवरेट पता है, तो आप आर निकाल सकते हो या फिर ई निकाल सकते हो, मतलब कोई दिया हो। ठीक। दूसरी बात एक और भी, अगर आपको एम मालूम है, एम अगर आपको मालूम है और तीन वैल्यू जो दी है, आपसे आर पूछ रहा है, तो आपको मालूम है कि भाई एम जो है वो आर प्लस ई के बराबर है, तो सीधे आप निकाल सकते हो। इसका यह भी मतलब है कि अगर इनमें से कोई तीन वैल्यू आपको पता है, ठीक, अगर इनमें से कोई तीन वैल्यू आपको पता है और इनमें से कोई एक वैल्यू पता है, दूसरी वैल्यू आप निकाल सकते हो। मतलब ये एस्पेक्ट है जब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की, उस समय हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी और काफी मजा आएगा। हम कुछ केस अज्यूम कर रहे हैं और देखते हैं उनका रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पर देखिए, ठीक, अगर हम एफ और एस को लेते हैं, एफ और एस को, तो एफ और एस को लेते हैं, फिलहाल ये देखो, यहाँ पर ए है प्योर, यहाँ पर बी है प्योर, और यहाँ पर सी है प्योर। एक लाइन हो सकती है, वो लाइन कुछ इस तरह से हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट हमारा है एस है वो पूरी तरीके से प्योर हो, मतलब वो इस पॉइंट पे होके मिले, ऐसा नहीं है। अगर वो 95 होगा, 98 होगा, थोड़ा सा ऊपर हो गए, यहाँ पर कहीं पर मिलेगा। बस समझे।
तो यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट डी हो सकता है, यहाँ पर कोई पॉइंट जी हो सकता है, और यहाँ पर आर हो सकता है, यहाँ पर ई हो सकता है। ये मिक्सचर है इसका, दोनों पॉइंट एस्टेक्ट और एफेड को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कोई दूसरी कंडीशन के हो सकती है, और यहाँ पर आयल हो सकता है। ठीक, और ये जो है मिक्सिंग पॉइंट M1 को डिपेंड करता है। यहाँ पर ए और सी ये दोनों कंप्लीटली मिक्सबल हैं। कंप्लीटली मिक्सबल हैं। ऐसे बी और सी ए भी कंप्लीटली मिक्सबल हैं, और ए और बी ये जो हैं पार्शली मिक्सबल हैं। ठीक, इसमें हम एक कर्व बना रहे हैं। अगर हम इसी कहानी को जस्ट हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट करना चाहें, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट करें, इस तरीके से होगा। ये पॉइंट के होगा, ये एफ होगा, ये डी होगा, यहाँ पर इस तरीके से है। जिस सब यहाँ से मिले हुए हैं, एल है, आर है, ई है, जी है। ठीक, जो वाई एक्सिस है उस पर हमने क्या किया है, वेट फ्रैक्शन ऑफ सी को रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पर वेट फ्रैक्शन ऑफ बी को रिप्रेजेंट किया है। ए है, बी है। तो इस ग्राफ सेकंड ग्राफ के बारे में 2-3 लाइनें लिख लो। क्या लिखोगे, देखो एट पॉइंट डी पी जो है बी मिनिमम है, बी मिनिमम है एट, सो एट जी बी क्या मिनिमम है, बी कम है। मतलब क्या है कि ये पूरी तरीके से एस्टेक्ट है, एस्टेक्ट इज इनफाइनाइट। नंबर 2, एट पॉइंट के, यहाँ पर देखो डी पे, देखो डी पर क्या है, तो डी पॉइंट पर बी जो है वो मिनिमम है, सी बढ़ रहा है ऊपर की ओर, और यहाँ पर देखो इन सब पे जाओगे तो बी बढ़ेगा, बट बी यहाँ पर कम है, सबसे कम है। तो डी पर बी कम है, मिनिमम है, और जी पर बी ज़्यादा है। यहाँ पर डी तो फिक्स है, वो सी जो सी है ना इस पॉइंट पर जो है वो है, बट यहाँ पर बी कम है। बी मतलब जो हमने एक्स एक्सिस पे लिया है और वाई पे लिया है सी, तो पॉइंट डी पर बी मिनिमम है और सी मैक्सिमम है। अगर बी मिनिमम है इसका मतलब है कि वहां पर एस्टेक्ट जो है इनफाइनाइट है। ठीक, दूसरा है कि एट पॉइंट की
यहाँ पर के बी बहुत ज़्यादा है, बी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट को जा रहा है, ठीक। सो एट एल रेफिनेट इज इनफाइनाइट। समझे बात को? पॉइंट डी पर बी मिनिमम है, बी मिनिमम है, बी मिनिमम है का मतलब हम एस्टेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर ऊपर वाली फेज है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि बी ऊपर जो फेज होती है उसको एस्टेक्ट बोलते हैं। उसमें उसमें क्या होता है, इसको समझिएगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास कोई मिक्सचर है और उसमें बी मिनिमम है, ठीक, इसका मतलब क्या है कि हम रेफिनेट, हमारे पास जो फेज है वो रेफिनेट को रिपेंड करती है, रेफिनेट को रिपेंड करती है, रिपेंड करती है, तो वो एस्टेक्ट वहां पर कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, इसका उल्टा। दूसरा पॉइंट के पर बी ज़्यादा है, बी इन्फिनिटी है, इसका मतलब वहां पर रेफिनेट जो है वो इन्फिनिटी होगा। क्या होगा? रेफिनेट क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। जस्ट उल्टा है। मैंने बोला कि जहां पर बी मिनिमम होगा, मतलब आप तुरंत दिमाग में रखिएगा, बी मिनिमम है इसका मतलब क्या है, नीचे आ जाइए आप रेफिनेट में, तो उसका उल्टा क्या है, एस्टेक्ट, तो एस्टेक्ट इन्फिनिटी होगा। नंबर दो, जहां पर बी बहुत ज्यादा होगा, तो आपने कहा बी कहां पे है, एस्टेक्ट में, तो इसका उल्टा क्या, रेफिनेट, रेफिनेट इन्फिनिटी होगा, रेफिनेट इन्फिनिटी होगा। अगला पॉइंट लिखिए इसी में, एल, देखो एल आल्सो सोज, यहां पर एल आल्सो सोज रेफिनेट विद लोएस्ट पॉसिबल सी। तो एल पे क्या है भाई, एल पे सी कम है, सी कम कहाँ होता है, रेफिनेट में होता है, रेफिनेट फेज को रिपेंड करता है। तो सिंपल आपने समझा, इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने सिंपल यही समझा कि भाई ये सब चीजें होती हैं, कि अगर आपसे बोले कि बी बहुत कम है, इस रेफिनेट के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर बी बहुत ज़्यादा है तो एब्स्ट्रैक्ट होगा, बी 100% है तो वो सॉल्वेंट होगा, अगर ए और सी है, बी है ही नहीं, फीड होगा, ठीक। अगर कहीं पर बी इन्फिनिटी है मतलब रेफिनेट है, तो उसका उल्टा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट, वहां पर इन्फिनिटी होगा। बस सिंपल, और कुछ नहीं। अगर आपको नहीं समझा इसको तो आप माइनस कर सकते हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी फर्स्ट टाइप सिस्टम और सेकंड टाइप सिस्टम में, तो एक बार इसका कि हम इसके ऊपर एक लाइन हम समझ लेते हैं। जो फर्स्ट टाइप सिस्टम है और सेकंड टाइप सिस्टम है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ऐसे ही सी है, ए है और बी है। जो फर्स्ट टाइप का सिस्टम होता है, जिसका मतलब था कि वन पेयर पार्सली सोल्यूबल, और उसमें था टू पेयर,
पार्सली सोलूबल। मैंने आपको बोला था कि इसमें सी जो है ए और बी में दोनों में सी मतलब ए और सी जो है फिर ऐसे बोलो सी जो है वो ए और बी में दोनों में सोलूबल है और एनी प्रोपोर्शन में, ऑल प्रोपोर्शन में। सेकंड में ए और बी और सी, बी और सी दोनों फेज आपस में एक लिमिटेड अमाउंट में सोलूबल थी, ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें लिखिएगा, इसमें क्या होता है, ये पहला वाला टाइप है, उसमें ए और सी जो होती है शुरू में फीड, वो कंप्लीटली मिसबल होती है। यह बहुत अच्छा है, लिखिए कंप्लीटली मिसबल है। फर्स्ट टाइम में ए और सी आपस में कंप्लीटली मिसबल होते हैं। भाई ए और बी के बारे में बात करें, ये बहुत जनरल है, और ए और बी के बारे में बात करें तो ए और बी ज्यादा मिसबल नहीं होते हैं आपस में, पार्सली मिसबल होते हैं, पार्सली मिसबल होते हैं। ऐसे ही बी और सी कंप्लीटली मिसबल होते हैं। मिसबल होंगे तभी तो हम अच्छे से बना पाएंगे एसिड फेज, उसको अलग कर पाएंगे, बहुत कॉमन है इसलिए। ऐसे ही दूसरे प्रकार में जो ए और सी है, ये बहुत ही कम पाया जाता है, रेयर होता है। ए और सी है वो पार्सली सोलूबल है, सोलूबल है। ए और बी ये पार्सली सोलूबल है, यानी इसमें फीड ही आपस में पार्सली सोलूबल है, देख पा रहे हो ना। ऐसे तो बहुत रेयर होते हैं, फीड तो कंप्लीटली मिसबल होनी चाहिए, कंप्लीटली सोलूबल है। यहाँ लिख लो इसके बायो के रेयर फाउंड। चलिए, तो आज का लेक्चर था सिंगल स्टेज ऑपरेशन, यहाँ पर खत्म होता है। हम कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।